हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, मैं जुड़ गया हूं आपके सेशन के साथ एंड आपके लिए यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न हैं और पीवाईक्यू से प्रश्न हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूं। तो भाई आप लोग अगर मेरे सेशन को नहीं देख रहे हैं तो आप लोग मेरे सेशन को ज़रूर देखें। खैर, आप लोगों का अपना मन है, अगर नहीं देखते हो तो अभी तो इसका अफसोस नहीं होगा, बट जब प्रश्न यहाँ से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे तब अफसोस होगा कि इस सेशन को देखना कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए। तो खैर, आप लोगों का अपना मन है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं देखने का मन हो तो भाई नहीं देखना है। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करा देता हूँ एक एक प्रश्न का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोजगार गारंटी अधिनियम को कब पारित किया गया। तो रोजगार गारंटी अधिनियम 2003, 2004, 2005 कोई नहीं। तो रोजगार गारंटी अधिनियम की बात की गई है, तो ये पारित कब किया गया, तो 2005 में पारित किया गया है। इससे एक याद रख लेना और कि विशेष अधिकार अधिनियम, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिकार अधिनियम, क्या याद रख लेना है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है ये भी 2005 में ही पारित किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम भी 2005 में पारित किया गया था। और एक याद रख लेना आप लोग, सूचना के अधिकार अधिनियम, ये भी 2005 में पारित हुआ है। सूचना के अधिकार अधिनियम, तो तीन आपको अधिनियम 2005 से याद रख लेना है। एक तो रोजगार गारंटी अधिनियम और एक विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ है। ये तीन अधिनियम। ओके, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछ रखा है, आशापूर्ण देवी, शंकर कुरूप, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई वो जी शंकर कुरूप को मिला था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जी शंकर कुरूप को मिला था। अगर आपसे पूछ ले कि पहला हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो सुमित्रा नंदन पंत याद रख लीजिएगा। पहला हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला जो है हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। पहला हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिले हैं भाई, तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो आशापूर्ण देवी, पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वो आशापूर्ण देवी हो जाती है। और महादेवी वर्मा से याद रख लेना, पहली महिला जिसे हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, क्या मिला था, तो पहली महिला जिसे हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो महादेवी वर्मा को मिला था, याद रख लेना है। तो आप लोग इस 4 पॉइंट को जरूर याद रख लेना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को, पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला आशापूर्ण देवी को। अगर आपसे पूछ ले पहला हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो सुमित्रा नंदन पंत को। और अगर पहली महिला जिसे हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो वो महादेवी वर्मा के साथ आपको जाना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर मैंने चारों के चारों ऑप्शन आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, तो चारों को देख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई सेशन को शेयर भी करें, ठीक है, जिससे कि आप भी देखें, आपके जो फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं वो भी देख सकें इस सेशन को। तो चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर की बात यहाँ पर कर रखी है इन्होंने, किसकी बात, तो बिहार के डालमिया नगर तो फेमस है ये पाइराइट के लिए, सीमेंट के लिए, या बंदूक कारखाना के लिए, या बाटा कारखाना के लिए। तो देखो भाई, पाइराइट के लिए तो रोहतास फेमस है। कहाँ पर, तो रोहतास याद रख लेना। पाइराइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो रोहतास में पाया जाता है। पाइराइट सबसे ज़्यादा रोहतास में। सीमेंट के लिए जो है बिहार का डालमिया नगर फेमस है, सीमेंट के लिए बिहार का डालमिया नगर सीमेंट के लिए फेमस है, याद रख लीजिएगा। बंदूक कारखाना के लिए भाई, बंदूक कारखाना से याद रख लेना, ये मुंगेर का दिलवारपुर, मुंगेर का दिलवारपुर जो है बंदूक फैक्ट्री, बंदूक कारखाना के लिए फेमस है। और मुंगेर जो है सिगरेट फैक्ट्री के लिए भी फेमस है, सिगरेट कारखाना के लिए। तो सिगरेट फैक्ट्री के लिए भी फेमस है आपका मुंगेर, ठीक है। बाटा कारखाना के लिए भाई, तो बाटा कारखाना से याद रख लेना मोकामा। बाटा कारखाना कहाँ पर है, तो मोकामा में है। और मोकामा से और एक याद रख लेना वैगन उद्योग, क्या है, तो वैगन उद्योग भी आपके मोकामा में है, वैगन उद्योग, ठीक है। और बाटा कारखाना भी मोकामा में भाई। तो इन 4-5 ऑप्शन को आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पर क्या पूछा था, बिहार का डालमिया नगर तो सीमेंट के लिए फेमस है। अगर आपसे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि एक पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का बघेल खंड, मध्य प्रदेश में एक बघेल खंड है, ये पूछा जाता है प्रश्न कि मध्य प्रदेश का बघेल खंड किसके लिए फेमस है, तो ये भी सीमेंट के लिए फेमस है, याद रख लीजिएगा, सीमेंट के लिए।
जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान है, तो भाई जालदापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में तो भाई जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। और जिम के कॉर्बेट को ही रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता था, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। एक याद रख लेना, उत्तराखंड के साथ राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। जालदापारा की बात की गई है तो जालदापारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जालदापारा नेशनल जो आपका उद्यान है वो है आपका राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। जम्मू कश्मीर की बात की गई है तो जम्मू कश्मीर से याद रख लेना भाई डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। क्या याद रख लेना है? डाचीगाम। डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। तो डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके जम्मू कश्मीर में है, जो कि कश्मीरी मृग के लिए फेमस है। किसके लिए? तो कश्मीरी मृग के लिए फेमस है भाई। कश्मीरी स्टेक के लिए फेमस है आपका, कश्मीरी स्टेक के लिए फेमस है डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में है। फेमस है किसके लिए? तो कश्मीरी स्टेक के लिए फेमस है। गुजरात में याद रख लेना भाई, तो गुजरात में याद रख लेना गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। साथ में याद रख लेना नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है। और एक याद रख लेना कच्छ का रण। कच्छ का रण कहाँ पर? तो कच्छ का रण भी जो है गुजरात में ही है। और कच्छ का रण जो है भाई ये गधा के लिए फेमस है। किसके लिए? तो गधा के लिए फेमस है कच्छ का रण। मध्य प्रदेश का बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश का बालाघाट पूछ रखा है आपसे। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट तांबा के लिए, मैग्नीज के लिए, या लोहा के लिए, या कोई नहीं? तो वही मध्य प्रदेश का बालाघाट पूछा है इन्होंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है तांबा के लिए तो वही नहीं है। तांबा के लिए तो मध्य प्रदेश का मलंज खंड फेमस है। मलंज खंड, मध्य प्रदेश का मलंज खंड फेमस है तांबा के लिए। बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है बालाघाट मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रख लो। मध्य प्रदेश को ही बाघ राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्यों क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान वो भी कितने? तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर 11 हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके मध्य प्रदेश में है, इसीलिए इसे बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। अगर हीरा पूछ ले सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा हीरा जो है आपके मध्य प्रदेश में ही मिलता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो एसटी की जनजाति सबसे ज़्यादा है। एसटी सबसे जनजाति मध्य प्रदेश में, याद रख लीजिएगा। ये यहाँ पर जो है वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। वन क्षेत्रफल भाई, वन सबसे अधिक है। वन जो है सबसे अधिक कहाँ पर है? वन के मामले में सबसे अधिक क्या है? तो मध्य प्रदेश है। वन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में ही है। याद रखना है इस पॉइंट्स को। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा आप लोग कि अगर आपसे प्रतिशत में पूछ ले कि वन का प्रतिशत कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वन प्रतिशत में अगर पूछ ले कि वन प्रतिशत में वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मिजोरम में, मिजोरम में। और वन सबसे अधिक पूछ ले तो मध्य प्रदेश याद रख लेना है भाई, ठीक है। कृष्णा गोदावरी बेसिन और मुंबई हाईवे प्रसिद्ध है। तो देखो कृष्णा गोदावरी बेसिन और मुंबई हाईवे किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, तांबा के लिए, पेट्रोलियम के लिए, या कोई नहीं? तो भाई कृष्णा गोदावरी बेसिन और बम्बई हाई जो है ये किसके लिए? लोहा के लिए तो नहीं, लोहा के लिए नहीं है भाई, लोहा के लिए नहीं है। लोहा के लिए एक आप लोग झारखंड का नोआ मुंडी याद रख सकते हो। नोआ मुंडी जो है आपके झारखंड में हुआ होता है और ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। और ये झरिया भी याद रख लो, झरिया, बोकारो, ये अच्छा झरिया, बोकारो और गिरिडीह ये तो कोयला के लिए है भाई, कोयला के लिए है। नोआ मुंडी याद रख लेना लोहा के लिए। झारखंड का नोआ मुंडी लोहा के लिए। यहाँ पर बात करी गई है कृष्णा गोदावरी बेसिन और बम्बई हाईवे, तो ये तांबा के लिए नहीं, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम सबसे पहले कहाँ से निकाला गया, तो असम के डिगबोई से निकाला गया था सबसे पहले, डिगबोई। तो सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ से निकाला गया था? तो असम के डिगबोई से सबसे पहले पेट्रोलियम निकाला गया था, याद रख लेना है। भारत में चावल सबसे अधिक होता है कर्नाटक, असम, बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो चावल सबसे अधिक पूछ रखा है भारत में। भारत में चावल सबसे अधिक आपके कहाँ पर होता है? कर्नाटक में नहीं होता है भाई। कर्नाटक में तो क्या होता है सबसे अधिक? तो मक्का, रेशम और कॉफी होता है। मक्का, रेशम और कॉफ़ी होता है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा। मक्का, रेशम और कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है। असम से याद रख लेना चाय सबसे अधिक असम में होता है। और बिहार में कहाँ पर? तो बिहार के किशनगंज में, किशनगंज में जो है चाय सबसे अधिक होता है। बंगाल में जो है चावल सबसे ज़्यादा, बंगाल में चावल सबसे ज़्यादा, और चावल के साथ साथ जूट भी सबसे ज़्यादा जो है बंगाल में ही होता है। चावल के साथ साथ जूट भी सबसे ज़्यादा बंगाल में ही होता है। अगर उत्तर प्रदेश पूछ ले तो उत्तर प्रदेश में भाई गेहूँ,
गेहूं, आलू, आलू, धान और गन्ना। तो गेहूं, आलू, धान और गन्ना सबसे ज्यादा यूपी उत्तर प्रदेश में होता है। अच्छा, मसालों का राज्य अगर पूछ ले कि मसाला सबसे ज्यादा कहाँ पर, तो केरल में। और अगर रबर भी पूछ ले तो रबर भी आपके केरल में ही होता है। रबर भी अगर पूछ ले तो केरल के साथ ही जाना पड़ेगा आपको फिर। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंडस्टीनर, वीनर, वाटसन एंड क्रिक, कोई नहीं। तो भाई रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी है? तो ब्लड ग्रुप की खोज करी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी है। और इन्होंने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को खोजा था। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को खोजा था भाई। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप को खोजा था। कौन कौन सा ब्लड ग्रुप? बी ए बी और ओ। ये 4 टाइप के ब्लड थे। ब्लड इसे ही इन्होंने खोजा था, ए बी और ओ। अब देखो ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो एंटीजन याद रख लेना, एंटीजन, एंटीजन। तो ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो ए में एंटीजन ए पाया जाता है। अगर एंटीबॉडी पूछ ले कि कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है आपके ब्लड ग्रुप ए में, तो एंटीबॉडी बी पाया जाता है। इसमें कौन सा पाया जाता है? एंटीबॉडी बी पाया जाता है। अगर बी पूछ ले कि ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन, तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी इसमें ए पाया जाता है। एंटीबॉडी ए मिलता है इसमें, ध्यान रख लेना है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी में पूछ ले तो एंटीजन ए बी याद रख लीजिएगा, और इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है। और अगर ओ की बात करी जाए तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है और इसमें एंटीबॉडी ए बी होता है। कौन होता है? तो एंटीबॉडी ए बी होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि एंटीजन कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के एंटीजन होते हैं। 2 टाइप के एंटीजन होते हैं। कौन कौन से? तो याद रख लीजिएगा, ए और बी। 2 टाइप के एंटीजन, ए और बी। यहां पर मैंने इसे डिस्कस भी कर रखा है आपसे, तो देख लेना पूरा, ठीक है। रक्त के थक्का बनाने में अनिवार्य पदार्थ है। तो रक्त का थक्का बनाने में कंपलसरी जो पदार्थ है भाई, वो कौन कौन सा है? विटामिन के, थ्रोम्बोसाइट्स, कैल्शियम, फिब्रिनोजन, एक से अधिक। तो भाई यहाँ देखो, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में कौन कौन सा यहाँ पर कंपलसरी जो है आपका पदार्थ है? विटामिन के भी है भाई, थ्रोम्बोसाइट्स भी है, कैल्शियम भी है। कैल्शियम एक धातु है जो कि आपके रक्त का थक्का बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक इज करेक्ट। रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान भाई, पीएच वैल्यू कितना? 6.4 नहीं 7.4 होता है। और ये हल्का सा क्षारीय होता है। कैसा होता है? तो हल्का क्षारीय होता है। पीएच वैल्यू से एक प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय होता है। पीएच वैल्यू इसका 7.4 होता है। रक्त क्या है भाई? तो एक कोलाइडी विलियन है। कैसा विलियन है? तो कोलाइडी विलियन है एक रक्त। रक्त से याद रख लीजिएगा, रक्त एक कोलाइडी विलियन है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य में पूछ ले रक्त कितना, तो 5 से 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर। अगर परसेंटेज में पूछ ले तो 6 से 8% में जो है ब्लड होता है एक स्वस्थ हेल्दी मनुष्य में, ठीक है। आपसे भाई एक प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का जो है प्लाज्मा कितना % होता है? तो 55% होता है रक्त का प्लाज्मा। रक्त का प्लाज्मा कितना % होता है? रक्त का प्लाज्मा 55% होता है। रक्त का प्लाज्मा कितना % होता है? तो 55% जो है प्लाज्मा होता है भाई टोटल ब्लड का, ठीक है। अगर आपसे इसमें भी पूछ ले कि प्लाज्मा का कितने % भाग जल होता है, तो याद रख लेना प्लाज्मा का 90% भाग जो है वो जल होता है। और इसमें जो है 10% भाग जो होता है भाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि प्लाज्मा का कितना % जल होता है? तो प्लाज्मा का जो है 90% जल होगा और 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होगा। और रक्त का प्लाज्मा कितना % होता है? तो 55% होता है टोटल रक्त का प्लाज्मा। ध्यान में रख लेना है भाई आप लोग। लाल रक्त कण की संख्या होती है, तो लाल रक्त कण की संख्या 1 से 2 मिलियन। आरबीसी का काउंट पूछ रखा है आपसे, आरबीसी रेड ब्लड सेल का काउंट। 2 से 3 मिलियन, 4 से 5 मिलियन, कोई नहीं। तो भाई यहाँ पर करेक्ट होने वाला है 4 से 5 मिलियन जो है आरबीसी का
काउंट होता है, ठीक है, 4 से 5 मिलियन। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं या एब्सेंट, तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है। जीवन काल अगर पूछ ले तो 120 डेज का इसका लाइफ स्पेन है आरबीसी का। आरबीसी का जीवन काल कितना, 120 दिन का। अगर इसका निर्माण का बात करी जाए तो बोन मेरो, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। कहां पर, तो रेड ब्लड सेल का निर्माण बोन मेरो, अस्थि मज्जा में होता है। और अगर बच्चा में पूछ ले तो कहां, तो लीवर, यकृत में, किसमें, तो बच्चा में, यकृत में, किसमें, तो बच्चा में यकृत में निर्माण होता है, बच्चा में यकृत में निर्माण होता है रेड ब्लड सेल का। तो दो तरह से याद रख लीजिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि रेड ब्लड सेल जो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, और ऑप्शन में दिया रहेगा अस्थि मज्जा भी दिया रहेगा और यकृत भी दिया रहेगा। तो दोनों में आपको दो आंसर को आपको करेक्ट वहां मानना पड़ेगा, ठीक है। तो बोन मेरो में रेड ब्लड सेल बनते हैं और बच्चे में कहां पर, तो यकृत में बनता है, रेड ब्लड सेल बनता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा भाई, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। स्प्लीन जिसे प्लीहा कहते हैं हिंदी में, क्या है, प्लीहा, तो इसे क्या कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रगाह, रेड ब्लड सेल का कब्रगाह, कब्रगाह। यहाँ पर जो है आपके रेड ब्लड सेल की मृत्यु हो जाती है भाई स्प्लीन में, इसीलिए इसे आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है स्प्लीन को। अगर रेड ब्लड सेल का शेप पूछ ले तो गोल राउंड शेप का होता है रेड ब्लड सेल। इसका अगर कार्य आपसे पूछ ले तो ऑक्सीजन और CO2 का ये परिवहन करता है। क्या करता है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भाई ये परिवहन करता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाल रंग, आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, लाल रक्त कण का लाल रंग, तो भाई हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण आरबीसी का जो है रंग वो लाल होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी की संख्या को किसके द्वारा मापा जाता है, तो याद रख लीजिएगा हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ही आरबीसी की संख्या को मापा जाता है। आरबीसी की संख्या को काउंट किससे करा जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर, याद रख लीजिएगा आप लोग, हीमोसाइटोमीटर से। आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, इसको भी याद रख ले, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को। पारिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई है, तो पारिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई जीवमंडल नहीं भाई, जनसंख्या जो है पारिस्थितिकी की सबसे छोटी इकाई है। इकोसिस्टम की सबसे छोटी इकाई पूछ रखा है आपसे, तो इकोसिस्टम की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होता है जनसंख्या, पॉपुलेशन। अगर जीवमंडल पूछ ले, जीवमंडल पूछ ले, तो पारिस्थितिकी की बड़ी इकाई है ये, बड़ी इकाई पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम की बड़ी इकाई जैव मंडल है। और पारिस्थितिकी की पूर्ण इकाई पूछ ले भाई, पूर्ण इकाई, कंप्लीट यूनिट पूछ ले, तो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, पूर्ण इकाई। नेक्स्ट, भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व है, तो भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी, नागार्जुन, मन्नार की खाड़ी, एक से अधिक। तो भाई भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व जो है वो नीलगिरी है, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, ठीक है, केरल और कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी स्थित है भाई, जो कि पहला जैव मंडल रिजर्व है। अगर आपसे पूछ ले भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो याद रख लेना नागार्जुन, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर पूछ ले तो याद रख लेना है नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन। ये कहाँ पर है, तो आपके ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन, जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला आधार भूमि स्थल, अच्छा नहीं भाई, आर्द्र भूमि स्थल यहां पर होगा, ये गलत मिसप्रिंट हुआ है। तो भारत का पहला आर्द्र भूमि स्थल, या फिर इसी को कहते हो रामसर साइट, तो भारत का पहला आर्द्र भूमि स्थल या पहला वेटलैंड अगर पूछ ले तो याद रख लेना उलर झील नहीं है भाई, चिल्का झील है और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं। तो चिल्का झील और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो है ये भारत के पहले जो है रामसर स्थल या आर्द्र भूमि स्थल है। रामसर कहाँ, तो ईरान का एक जगह का नाम है रामसर, ठीक है, रामसर ईरान के एक जगह का नाम है। और इसका जो है पहला रामसर स्थल था चिल्का झील और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। चिल्का झील आपका उड़ीसा में पड़ जाता है, चिल्का झील कहाँ पर, तो उड़ीसा में, और केवलादेव कहाँ, तो राजस्थान में, याद रख लीजिएगा राजस्थान में।
गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, तो गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक पूछ रखा है आपसे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत नहीं है भाई, चीन भी नहीं है। गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक रूस, तो बिल्कुल करेक्ट, रूस इसका करेक्ट है। गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश रूस है। अगर उत्पादन में पूछ ले कि उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन गेहूं का कौन करता है, तो याद रख लीजिएगा चीन। चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और सेकेंड नंबर में हमारा भारत आता है। क्या आता है? हमारा इंडिया जो है सेकेंड नंबर में आता है उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में। तो गेहूं के उत्पादन में इंडिया सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर पे चीन आता है, ध्यान रखना है। अगर चावल पूछ ले कि चावल के उत्पादक में सबसे टॉप पर कौन है, तो चीन याद रख लीजिएगा फर्स्ट में, और भारत याद रख लीजिएगा सेकेंड में। सेकेंड में कौन? तो इंडिया याद रख लीजिएगा, इंडिया। ठीक है, तो चावल के उत्पादन में चीन सबसे फर्स्ट में और सेकेंड में भारत। और भारत में भी कौन? तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है, वेस्ट बंगाल। सबसे नया हिमालय है तो शिवालिक, महान हिमालय, पूर्वी पीर पंजाल, कोई नहीं। तो वही आपसे क्या पूछ रखा है बताओ। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग इसको आंसर कर सकते हो। तो बताइए आप लोग कि सबसे नया हिमालय कौन सा है। तो सबसे नया हिमालय वही, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो शिवालिक है, यही हमारा जो है सबसे पुराना, सबसे नया हिमालय है। सबसे नया हिमालय कौन है? शिवालिक। और अगर सबसे पुराना हिमालय पूछ ले तो महान हिमालय याद रख लीजिएगा, पुराना हिमालय। और इसी को हिमाद्री भी कहा जाता है, महान हिमालय को ही। उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि का नाम है, तो भाई स्थानांतरित कृषि इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो स्थानांतरित कृषि जो आपके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? पेंडा, पोंडू, वेवर या कोई नहीं। तो देखो उड़ीसा की स्थानांतरित कृषि को पोंडू कहा जाता है। पेंडा अगर पूछ ले, पेंडा अगर पूछ ले तो आंध्र प्रदेश को याद रख लीजिएगा। पेंडा कृषि आंध्र प्रदेश में, और वेवर कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। वेवर कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। द्वितीयक प्रदूषक में शामिल है PAN, PBN, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओजोन। तो देखो यहाँ पर जो शामिल है द्वितीयक प्रदूषक में, तो PAN भी है, PBN भी है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी, ओजोन भी है, सभी के सभी शामिल है। और भी मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन बता देता हूँ कौन कौन से शामिल है, इंपॉर्टेंट है। एक याद रख लेना, एसिड रेन। एसिड रेन भी द्वितीयक प्रदूषक में शामिल है भाई। स्मोग भी जो है द्वितीयक प्रदूषक में शामिल है। एक याद रख लेना आप लोग, क्या कहता हूं उसे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जो है भाई द्वितीयक प्रदूषक में शामिल है। तो सभी ये सभी द्वितीयक प्रदूषक में शामिल है, इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भाई यहां पर क्या पूछ रखा है, हरित क्रांति के जनक। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करी जाए तो नॉर्मन ई बोरलॉग इसके जनक हो जाते हैं। नॉर्मन ई बोरलॉग वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करी जाए, ये कहाँ के थे? तो यूएसए के थे ये नॉर्मन बोरलॉग। और इन्होंने ये जो है हरित क्रांति कहाँ से स्टार्ट किया था? तो मैक्सिको से स्टार्ट करा था, मैक्सिको से स्टार्ट करा था हरित क्रांति नॉर्मन ई बोरलॉग ने। अगर भारत में बात करी जाए तो भारत में इसका शुरुआत 1966 से 67 के बीच में हुआ है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1966-67 में हुआ। भारत में इसके जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन याद रख लेना। MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, MS स्वामीनाथन। और ये कहाँ से शुरू किया गया था? तो हरियाणा, पंजाब और यूपी से शुरू किया गया। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था ये आपका हरित क्रांति। और ये हरित क्रांति क्यों करा गया था? तो गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, गेहूं उत्पादन बढ़ाने के लिए। आपसे पूछ लेगा हरित क्रांति मेनली किसके लिए था? तो गेहूं उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है हरित क्रांति हुआ था भाई। गेहूं उत्पादन से जुड़ा हुआ था हरित क्रांति, ध्यान में रखना है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसके उत्पादन के लिए था? तो गेहूं उत्पादन के लिए से जुड़ा हुआ था। पारिस्थितिकी तंत्र जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैला है, तो भाई इस पारिस्थितिकी तंत्र जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला है वो कौन सा है? वन तंत्र, जल तंत्र, रेगिस्तान भूमि, कोई नहीं। तो भाई वन तंत्र तो नहीं, जलीय तंत्र जो है सबसे ज्यादा एरिया में कवर करा हुआ है। तो जलीय तंत्र जो है भाई, वाटर इकोसिस्टम जो है उन्होंने जो है ज्यादा एरिया को कवर किया है आपका। ठीक है, तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम यही हो जाता है, जलीय तंत्र। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो जितने भी प्रश्न कराए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड प्रश्न हैं, एक एक करके सभी को अच्छे से देख लेना। तो फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।